हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूं और मुझे दोस्तों के द्वारा लगातार कॉल मैसेजेस आ रहे थे कि अभी जो नागौर लोकसभा चुनाव हुआ है, इसका संभावित परिणाम या इसका जो एग्ज़िट पोल, उसका क्या समीकरण बन सकता है। आप इस पे वीडियो बनाइए या उसका डेटा कुछ जो है हमारे साथ साझा कीजिए। और उनको उम्मीद जो है वो इसलिए ज़्यादा थी दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा मेरे पेज पे जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2023 में, हमने जो जायल तहसील को लेकर या जो विभिन्न विधानसभाएं थी उनको लेकर जो समीकरण बनाया था, एग्जैक्ट जो हमारी जायल तहसील का जो समीकरण बनाया था उसको मैं बहुत नज़दीक तक लेके गया था। और उसको नज़दीक तक ले जाने के मुकाबले में शायद और कोई दूसरा ऐसा कोई सोर्स या ऐसा कोई मीडिया प्रभारी या कोई ऐसी न्यूज़ एजेंसी अपना जो है एग्ज़िट पोल नहीं दे पाई थी जितना जायल विधानसभा का और दूसरी विधानसभाओं का मैंने दिया था। और उसी की बुनियाद पर लोगों को थोड़ी सी उम्मीद, एक तरीके से भरोसा है कि शायद आपका एग्ज़िट पोल इस बार भी थोड़ा सा नज़दीक पहुँचे। तो उसको लेकर दोस्तों मैंने अपना जो डेटा है, अपना जो आंकड़ा है, अपने जो तथ्य हैं, आप सभी जानते हैं मेरे पेज से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। मैं बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के कोई भी बात जो है अपने पेज पे नहीं साझा करता हूं। तो ये जो क्योंकि बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव जो है बहुत बड़ा चुनाव है और 21 लाख मतदाताओं में 12 लाख के समथिंग वोटिंग हुई है। इसको किस तरीके से विधानसभा वाइज डिवाइड करके और क्या समीकरण बन सकता है, विधानसभा के चुनाव जो 2023 में हुए थे विधानसभा वाइज, उसका क्या असर पड़ सकता है इस चुनाव के अंदर, और विधानसभा के मुकाबले में ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था इसकी पोलिंग या मतदान का जो प्रतिशत है, 5% नागौर लोकसभा का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, उसका क्या कारण रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस बार जो नागौर लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें मतदान का प्रतिशत कम क्यों हुआ था। मुझे लगता है इसका सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो दोस्तों, अभी भी हमारे समाज के अंदर जो मतदाताओं की जो हठ धर्मिता है वो कूट कूट के भरी हुई है। वो कैसे, आपने देखा होगा कि जो मतदाता हैं उनकी एक तरीके से खातिर ख्वाह जब तक हम नहीं करेंगे तो वो मतदान के लिए नहीं आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सरपंचों का जो चुनाव होता है, विधानसभाओं का जो चुनाव होता है, बेचारे जो प्रत्याशी होते हैं अपनी तरफ से गाड़ियों में खर्चा करके, गाड़ियों में तेल भरवा करके मतदाताओं को बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ लाते हैं, तब जाकर वो मतदान करने के लिए आते हैं। और लोकसभा में आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि साधनों का अभाव था और कार्यकर्ताओं में उस तरीके का उत्साह नहीं था जिस तरीके से विधानसभाओं में या सरपंचों में होता है। और गाड़ियों के आवागमन के साधनों की जो कमी थी जिसकी वजह से लोग जो है वो मतदान करने नहीं पहुंचे थे। और दूसरा इसका प्रमुख कारण था शादियां। दोस्तों, अभी जानते हैं आसपास के क्षेत्र में आप रहते होंगे, इस बार जो ये 19, 20, 21 तारीख में, यानी कि ये 5 से 10 दिनों के अंदर बम्पर शादियां हो रही है हमारे आसपास में। तो जो लोग यहाँ से मान लो कि अपना जो मतदान का केंद्र था वहाँ से दूर, कोई हो सकता है कोई मायरे में चला गया हो या कोई शादियों में बारात में चला गया हो, तो कहीं ना कहीं एक तो प्रतिशत कम होने का एक ये भी कारण था। और तीसरा प्रमुख कारण दोस्तों मुझे लगता है कि जो नागौर ज़िले के लिए एक तरीके से बहुत ही एक अचंभित करने वाला निर्णय था, और वो ये था कि दोनों ही पार्टियों के सिंबल चेंज है लेकिन कैंडिडेट वही हैं। यानी कि जो कैंडिडेट बेचारा एक मतदाता जो बीजेपी का वोटर था, वो जिसने पिछली बार 2019 में वोट किया था, वो उसके सामने कांग्रेस वाला वोटर आ गया, और कांग्रेस वाला जो वोटर था, जो मतदाता वोट करने वाले थे, उसके सामने बीजेपी वाला वोटर आ गया। तो एक तरीके से ये जो द्वंद्व की जो स्थिति थी नागौर लोकसभा के अंदर, ये भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लगातार 15-20 सालों से, ये अपने नागौर ज़िले की बात नहीं है, राजस्थान में भी पूरे लगभग पोलिंग कम होने का, प्रतिशत कम होने का एक यही कारण था कि लगातार 15-20 सालों से वही पुराने चेहरे जो हैं पार्टियां लास्ट मोमेंट पर उतारती है कोई ना कोई सांठ-गांठ करके, और नया चेहरा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से एक तो ये भी प्रमुख कारण रहा है।
और साधनों का अभाव मैंने बता ही दिया दोस्तों, शादियों में कुछ ज़्यादा व्हीकल वगैरह चले गए थे और लोकसभा का लंबा चौड़ा क्षेत्र है, प्रत्याशी के लिए हर एक गांव गली तक साधन को पहुंचाना भी थोड़ा मुश्किल था, तो ये भी एक प्रमुख कारण था। और फिर था कांग्रेस मतदाताओं का और बीजेपी मतदाताओं का वो जो आपसी कैंडिडेट को लेकर जो मतभेद था, आखिरी समय में कैसे पार्टियों ने अपनी साँठ-गाँठ करके कांग्रेस वाले को बीजेपी को वोटिंग करवा दी, बीजेपी वाले को कांग्रेस में वोटिंग करवा दी चेहरे को लेकर, इस तरीके से भी प्रतिशत कम हुआ है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर किसी भी बड़ा केंद्रीय कोई ऐसी सरकार की कोई ऐसी लहर भी नहीं थी, जैसे 2024 में 2019 में जो मोदी जी की लहर थी। तो इस तरीके से इस चुनाव में जो है वो किसी भी नेता की या किसी भी पार्टी की कोई लीडरशिप को लेकर कोई लहर वगैरह नहीं थी, जिसका एक कारण भी मतदान में प्रतिशत का कम होना दोस्तों, मेरे को तो यही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और अब चलते हैं हम एक तरीके से जो परिणाम जो हमारे सामने निकल कर आया है, मेरा जो संभावित परिणाम है नागौर ज़िले का दोस्तों, इसके अंदर आप सभी जानते हैं कि मैं जो कोई भी परिणाम बनाता हूं वो आंकड़ों और तथ्यों के बेस पे बनाता हूं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा, 2009, 2014, 2019 का चुनाव, उस आंकड़ों के बेस पे हमें अपना आधार बनाने का जो है बिल्कुल मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों हम देखें तो एक तरीके से 2009 के अंदर अगर आप देखें, 2009 का जो चुनाव हुआ था जिसके अंदर कुल मतदाता थे हमारे नागौर ज़िले के अंदर 14,86,307 और उसके अंदर जो मतदान हुआ था वो सिर्फ 6,10,003, यानी कि सिर्फ ओनली फॉर 41% मतदान हुआ था। याद रखिए दोस्तों, पोलिंग या प्रतिशत कम होने का एक कारण ये भी होता है कि जब सत्ता पक्ष जो सरकारें रहती है, कहीं ना कहीं वो मतदाताओं की उम्मीदों पर जब खरा नहीं उतरती है तो जो आवाम होती है, जो जनता होती है, उसका एक तरीके से उस सरकार को मत देने का मन नहीं करता है और उसको लगता है कि यार ये सरकार भी पिछली सरकार की तरह ही काम कर रही है, तो वो ये सोचता है कि चलो रहने दो यार, कौन देगा मतदान, जाने करने के लिए कौन जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो 2009 का चुनाव हुआ था उसमें पोलिंग जो है वो सिर्फ 41% हुई थी और आप सोचते हैं 41% उस वक्त, क्योंकि बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी नहीं थी, सिर्फ एक वही लंबे टाइम से कांग्रेस राज कर रही थी, तो मतदाताओं को यही लग रहा था कि यार जीतना कांग्रेस ही है, तो फालतू में अपना टाइम ज़ाया क्यों करें, इसलिए वो मतदान करने नहीं जाता था, इसलिए 41% वहाँ पर पोलिंग हुई थी। फिर बात करें 2014 के चुनाव की, तो उस वक्त हमारे नागौर ज़िले में मतदाताओं की संख्या हो गई थी 16,78,662 और जिसमें मतदान हुआ था 10,04,019, ये मतदान हुआ था और इसमें बम्पर वोटिंग प्रतिशत हुई थी हमारे 59.9%, यानी कि कहाँ 41% से 59%, यानी कि बम्पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था और इसमें मोदी जी की लहर का बहुत बड़ा रोल था। फिर आगे बढ़ते हैं, 2019 का जो चुनाव हुआ था, 19 के अंदर आप सभी जानते हैं 19 में जो चुनाव हुआ था उसके अंदर कुल मतदाता जो थे हमारे नागौर के अंदर वो बढ़कर हो गए आपके 19,33,169। वापस देखिएगा आप, जो 2019 जो मतदाता थे, 2019 के अंदर हमारे नागौर ज़िले के अंदर जो मतदाता थे वो 19,33,169 और इसके अंदर जो कुल वोट पड़े थे हमारे, वोट पड़े थे सिर्फ 12,03,124, यानी कि वोटिंग प्रतिशत कितना रहा 62.23% हमारे नागौर ज़िले का, यानी कि यहाँ पर भी बम्पर प्रतिशत जो है वोटिंग हुई थी और उसमें भी आप सभी जानते हैं कि 2019 में भी मोदी जी की लहर का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो ये दोस्तों आपके 2019 की कहानी थी। अब 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में आप देख लीजिएगा एक तरीके से, 2024 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कुल वोट जो हमारे बढ़कर हो गए थे 21,41,910, जिसमें से मतदान हुआ था 12,21,102 और अगर वोटिंग प्रतिशत देखें तो 57.1% ही हमारे नागौर ज़िले का पोलिंग प्रतिशत रहा था इस बार, यानी कि 5 से कुछ पॉइंट ऊपर जो है वो यहाँ पर पोलिंग प्रतिशत कम हुआ है दोस्तों।
ठीक है, ये तो रहा एग्जैक्ट जो 3-4 चुनाव हुए हैं उनकी पीछे की कहानी। फिर दोस्तों हम समझते हैं कि 2009 की जो कहानी है, 2009 की जो कहानी है उसके अंदर आप सभी को पता है कि ज्योति जी जीती थी, जिसके अंदर उनको 3,33,261 मत मिले थे, और यानी कि 54.6% उनको मतदान हुआ था। और इनसे जो हारी थी वो बिंदु जी चौधरी थी, और जिनको 1,78,128 यानी कि 29.2% ही इनको मतदान मिला था। फिर 2014 की जो कहानी है उसके अंदर CR साहब आ गए थे बीजेपी से, और इनको वोटिंग मिला था 4,14,791 यानी कि 41% इनके हक में पोलिंग हुई थी। और इनसे जो चुनाव हारी थी वो ज्योति जी हारी थी, जिनको आप देख सकते हैं 3,39,573 वोट मिले थे, 33 पॉइंट कुछ प्रतिशत इनकी पोलिंग हुई थी। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो 2009 का चुनाव हुआ था इसमें हार जीत का अंतर 1,55,133 था। लेकिन ये जो 2014 वाला चुनाव है इसके अंदर जो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि ज्योति जी के हारने का कारण एक तो मोदी जी की लहर थी, और दूसरा यहाँ पर हनुमान जी जो है निर्दलीय के रूप में भी उतरे थे, और हनुमान जी ने भी 1,59,980 वोट प्राप्त किए थे दोस्तों निर्दलीय के तौर पर। 15% पोलिंग हुई थी। यहाँ पर जो विनिंग जो अंतर था वो 1,55,000 समथिंग था, लेकिन यहाँ पर आकर वो विनिंग प्रतिशत हो गया 75,218। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम चलें दोस्तों तो 2019 का जो चुनाव हुआ था जिसमें RLP और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, जिसमें हनुमान जी ने 6,60,000 की बम्पर वोटिंग हासिल करी थी, 54% इनको वोट हासिल हुए थे। और इनसे हारी थी ज्योति जी, जिनको वोट मिले थे आपके 4,78,791, 39.8% इनकी पोलिंग हुई थी। और इनके बीच में जो अंतर रहा था वो 1,81,260 वोटों से ज्योति जी हारी थी। यहाँ पर हमें समझना ये है दोस्तों कि जो 2009 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को वोट मिले 3,33,261, और फिर 2014 में मिले 3,39,573, और 2019 में हासिल हुए थे 4,78,791। वहीं बीजेपी को 1,78,128 2009 में मिले, 2014 में 4,14,791, और 2019 में मिले 6,60,051 वोट। यहाँ पर ये डायग्राम आपको आगे समझने में मदद करेगा, क्योंकि जो बीजेपी के जो मूल वोटर थे जिनको मोदी जी पसंद थे, एग्जैक्ट आप मान के चलिए नागौर में इससे कम तो वोट है ही नहीं, बीजेपी के अंदर इससे कम वोट नहीं हो सकते। 4,14,000 तो मूल वोट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे बीजेपी के। और फिर इसमें आपको पता है हनुमान जी की जो पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में जो 1,59,000 वोट मिले थे, वो अगर प्लस करते हैं तो मतलब काफ़ी इन वोटों का भी रोल रहा था हनुमान जी को लीड ले के अंदर। ठीक है, ये तो थी पुरानी कहानी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 का विधानसभा चुनाव। अब आप समझिए इसको, मैंने आपके तहसील वाइज कितना अंतर और कौन सी पार्टी ने लीड ली थी उस वक्त। तो देखिएगा विधानसभा में अगर हम देखें तो डीडवाना जो तहसील हुई थी, डीडवाना तहसील थी, उसके अंदर कांग्रेस ने 68,560 वोट हासिल किए, और निर्दलीय ने जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था और अभी विधायक भी हैं यूनुस खान साहब, 70,952 वोट हासिल किए, और बीजेपी ने 48,814 वोट हासिल किए। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो कुल मतदाता थे डीडवाना के अंदर 2,64,184, इनमें से ये मतदान मोटा मोटी तौर पर तो इन लोगों ने हासिल कर लिया। यहाँ पर जो हार जीत का अंतर रहा था, यहाँ पर निर्दलीय को मैं हटा रहा हूँ, पार्टी पक्ष को एक बार, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है वो इन दोनों के बीच में ही है। तो आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो मतदान का जो अंतर है 19,746, यहाँ पर कांग्रेस लीड लेती हुई नज़र आ रही है। कहाँ पर? 2000 विधानसभा का जो चुनाव है वहाँ पर 2023 के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जाइल का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर आप देखिएगा कांग्रेस को मिलते हैं 68,903, RLP को मिलते हैं 32,799, यानी कि कुल 1,01,799 वोट कांग्रेस और RLP के खाते में जाता है, और बीजेपी के खाते में जाता है 70,468। यहाँ पर अगर लीड की बात करें तो कांग्रेस और RLP में से
31,234 वोटों के साथ कांग्रेस और आरएलपी जो है वो लीड लेती हुई नज़र आ रही है। टोटल वोट कितने थे जाइल के उस वक्त? 2,61,412। ये जो आंकड़ा है नव भारत इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहीं से ये डेटा उठाया मैंने। फिर आते हैं खींवसर का। खींवसर में आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, कांग्रेस का जो मतदान हुआ था वो 27,763 और आरएलपी का 79,492, यानी कि कुल 1,07,255 वोट जो है कांग्रेस और आरएलपी के हक में आया था। यहाँ पर दोस्तों निर्दलीय और अभिनव पार्टी के वोटरों ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। 20,229 वोट यहाँ पर पड़े थे और बीजेपी को मिले थे 77,433। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस और आरएलपी के अंतर देखा जाए तो यहाँ पर 29,822 वोट कांग्रेस और आरएलपी लीड लेती हुई नज़र आ रही है। कुल वोट 2,77,128 के समथिंग है ये, ठीक है। एग्जैक्ट कुछ हो सकता है, कुछ 1,500 ऊपर नीचे हो, ठीक है। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन लाडनू तहसील में। लाडनू तहसील की बात करें तो दोस्तों लाडनू के अंदर कांग्रेस ने 97,229 वोट हासिल किए थे और यहाँ पर बीएसपी और सीपीएम ने भी 15,954 वोट हासिल किए थे। लाडनू में बीजेपी ने 81,275 वोट हासिल किए। तो प्रमुख रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोट का अंतर रहा है वो 15,954, यानी कि यहाँ पर भी कांग्रेस लीड लेती हुई नज़र आ रही है। फिर बात करें मकराना की, तो मकराना के अंदर कांग्रेस ने जो वोट हासिल किए थे वो 96,544 और आरएलपी ने हासिल किए थे 19,932, यानी कि 1,16,476 वोट हासिल किए थे और बीजेपी ने 67,230। तो यहाँ पर कांग्रेस और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ, इन वोट को लेकर अगर बीजेपी से कंपैरिजन करें तो 49,000 यानी कि 49,246 में यहाँ पर कांग्रेस और आरएलपी लीड लेती हुई नज़र आ रही है। कुल वोट 2,70,697। फिर बात करें अपन नागौर की। नागौर की दोस्तों, नागौर में कांग्रेस को मिलते हैं 87,110 वोट और बीजेपी को मिलते हैं 72,490। यहाँ पर निर्दलीय हबीब साहब ने भी 20,578 वोट हासिल किए थे। इसका डिवाइडेशन भी मैं करूँगा दोस्तों। निर्दलीय का वोट जो है वो किसको कितना मिला है, इसका डिवाइडेशन भी मेरे आगे किया हुआ है। तो यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर देखा जाए तो कंपैरिजन करें हम तो 14,620 जो है वो कांग्रेस वोट जो है लीड लेती हुई नज़र आ रही है। कुल वोट यहाँ पर नागौर का 2,70,318। फिर बात करें दोस्तों नावा की। नावा के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस के हक में आए थे 82,214 वोट और आरएलपी को मिले थे 1,504 वोट। कुल टोटल 83,715 वोट आज के जो गठबंधन है उसको मिलते हैं और बीजेपी को यहाँ पर बम्पर वोटिंग मिली थी 1,06,159। अगर बीजेपी और आरएलपी का कंपैरिजन करें कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन से तो 22,444 वोट से बीजेपी यहाँ पर लीड लेती हुई नज़र आएगी आपको। और कुछ अन्य वोट भी डिवाइड करेंगे यहाँ पर 6,778 वोट कुछ इस विधानसभा में अलग निर्दलीय वगैरह जो खड़े थे उनको मिले थे। फिर बात करते हैं परबत्सर की। परबत्सर में 91,530 वोट कांग्रेस को मिलते हैं और 20,195 आरएलपी को मिलते हैं, यानी कि इनके गठबंधन को कुल वोट मिलते हैं 1,11,725 अगर जोड़ें तो आज के दौर में। और परबत्सर में बीजेपी को मिलते हैं 81,214। अगर आरएलपी और कांग्रेस के आज के गठबंधन को अगर एक तरीके से यहाँ पर भी आप देखिएगा परबत्सर जो है वो लीड लेती हुई नज़र आ रही है। कुल वोट जो है 2,49,254, ठीक है। तो ये एक तरीके से टोटल वोट 21,28,492 थे उस वक्त। आज 21 लाख और कुछ बड़े हैं, 41,000 कुछ समथिंग है वोट लोकसभा में। तो ये जो उस वक्त विधानसभा को चुनाव हुआ था 2023 के अंदर, उस वक्त अगर हम देखें टोटल आंकड़ा तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा उसके हिसाब से तो इस जो आज का जो गठबंधन है उसमें वोट मिलते हैं 7,73,772। किसको? आरएलपी और कांग्रेस को। और बीजेपी को आज जो देखा जाए उस वक्त वोट मिले थे 6,05,083 वोट। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, माइनस करें तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आरएलपी के वोट से अगर बीजेपी से कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे 1,68,689 यानी कि 89 वोट जो हैं कांग्रेस और आरएलपी लीड लेती हुई नज़र आ रही है।
और 1,31,274 वोट ये जो निर्दलीय वगैरह या किसी दूसरी पार्टी से खड़े हुए थे, ये लोग यहाँ पर वोट हासिल करते हैं। यहाँ पे ये वोट दोस्तों बहुत डिसाइड करेंगे, लेकिन ये डिसाइड कब करेंगे, इनका पोलिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है। अब वो माइनस कैसे होगा देखते हैं आगे। आप यहाँ पर देखिएगा, आपने जो विधानसभा में चुनाव हुए थे उस वक्त क्या पोलिंग हुई थी उस विधानसभा में, और आज लोकसभा में क्या पोलिंग हुई थी, कितना प्रतिशत अंतर आ गया, आप देखो, इसको समझो। 2023 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, डीडवाना में पोलिंग हुई थी 73.43, ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर वही पोलिंग 55.54 पे जाके रुक जाती है, यानी कि 17.89% का अंतर आ जाता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। फिर आता है जायल के अंदर। जायल में विधानसभा चुनाव 2023 में 67.92% पोलिंग होती है और लोकसभा में वो जाकर 54.87% पर रुक जाती है, और इन दोनों के बीच में 13.05% अंतर आ जाता है दोनों के बीच में। खींवसर की बात करें तो खींवसर में 73.49% पोलिंग होती है विधानसभा में और 58.50% पोलिंग होती है लोकसभा के अंदर, यानी कि 14.99% जो है डिफरेंस आ जाता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। लाडनू की बात करें तो लाडनू में 71.70% पोलिंग होती है और लोकसभा में 53.45% पोलिंग होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पोलिंग जो है 18.25% जो है आपके लाडनू में सबसे कम, यानी कि सबसे कम तो अभी आपके और आगे देखेंगे किस में है, लेकिन अभी तक जो अपन ने परसेंटेज निकाला उसमें लाडनू सबसे ज़्यादा है। फिर बात करें मकराना की, मकराना में 75.50% विधानसभा में पोलिंग हुई थी, लेकिन लोकसभा में 59.91, 59.91, यानी कि 15.59% जो है वो डाउन गई है पोलिंग। फिर बात करें नागौर की, नागौर में दोस्तों अगर देखा जाए तो 68.77% विधानसभा में पोलिंग हुई थी। नागौर में बहुत अच्छा, ज़्यादा वैसे मतलब सबसे कम एक तरीके से देखा जाए तो पोलिंग प्रतिशत घटा है। 60.50% जो है लोकसभा में पोलिंग हुई है, यानी कि सिर्फ 27% का डिफरेंस आया है। फिर बात करें नावा की, नावा में 74.70% जो है पोलिंग हुई थी विधानसभा में और लोकसभा में 58.34% की पोलिंग हुई है, यानी कि 16.36% का तो यहाँ पर भी फ़र्क आ गया। सबसे ज़्यादा अगर किसी विधानसभा में लोकसभा और विधानसभा को लेकर जो डिफरेंस आया है वो है परबसर विधानसभा। परबसर विधानसभा में 78.27% की पोलिंग हुई थी विधानसभा में और लोकसभा में 54.58%, यानी कि 23.69 अंतर आ गया था, डिफरेंस आ गया था। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क डालने वाला है विधानसभा के जो मतदाता है, जो संख्या थी, जो आंकड़ा था उसमें और लोकसभा के आंकड़े में। देखिएगा, ये मैंने आपके वैसे डिट्टो पेज दिया है, वो कैसे कि लोकसभा के अंदर कुल वोट कितने हैं और विधानसभा के वोट कुल कितने हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों कुल वोट जो पड़े थे आपके, हमारे इस बार जो लोकसभा में कुल वोट है वो 21,41,910। अगर इनकी अपन 57.1% निकालते हैं तो कुल 12,21,102 ही कुल मतदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तहसील वाइज मैंने आपको जो वोट प्रतिशत अभी आपको बताए थे उसको कम करते हुए, जो मूल मतदाता हैं उसको, उन प्रतिशत को कम करते हुए मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए बनाया है। आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिएगा, अगर डीडवाना विधानसभा की बात करें तो डीडवाना विधानसभा में कांग्रेस को 44,000 वोट मिलेंगे। ये मेरा संभावित आंकड़ा है दोस्तों, संभावित आंकड़ा, आप समझ सकते हैं, संभावित आंकड़ा। और निर्दलीय का रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। निर्दलीय का वोट आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। निर्दलीय के टोटल वोट, एक सेकंड आप होल्ड करिएगा।
निर्दलीय की जो 70,952 के समथिंग वोट हुआ था ना, उसका एक तरीके से अगर अपन 17 पॉइंट कुछ माइनस करें ना, वो प्रतिशत की पोलिंग कम हुई है, तो यानी कि 58,000 के समथिंग कुछ वोट बनते हैं। उन 58,000 का डिवाइडेशन कैसे होगा? उन 58,000 का डिवाइडेशन देखें तो कुछ हो सकता है नोटा में कुछ हज़ार, 2-4,000, और फिर इसके बाद में निर्दलीय को कांग्रेस के जो कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन को निर्दलीय के वोट जाएंगे 26,000, और बीजेपी के वोट जो है वो कांग्रेस में आने की संभावना है सिर्फ 3,000। यानी कि अगर डीडवाना विधानसभा से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन को कुल वोट मिलने की संभावना है 73,000, 73,000। वहीं डीडवाना में बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस से जो मूल वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ आएंगे 9,000 वोट, और निर्दलीय के वोट जाएंगे 28,000, किसमें? बीजेपी में जाएंगे, और 34,000 बीजेपी के मूल वोटर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर वहाँ पर बीजेपी के वोट तो ज़्यादा पड़े थे विधानसभा में, तो आप उसकी पोलिंग माइनस करिए ना, जितनी प्रतिशत डीडवाना की अभी जो मैंने बताई है आपकी, उसको माइनस करके अगर आप देखा जाए तो एवरेज दोस्तों 71,000 के समथिंग जो है बीजेपी के प्रत्याशी को डीडवाना तहसील में वोट मिलने की संभावना है। यानी कि सिर्फ ओनली फॉर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 की लीड यहाँ पर कांग्रेस या आरएलपी के गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। जायल की बात करें तो जायल में कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन को मिल रहे हैं 68,000 वोट मिल रहे हैं, और बीजेपी के वोटों में यहाँ पर आरएलपी या इंडिया गठबंधन वो अच्छी सेंध मारता हुआ नज़र आ रहा है। 12,000 वोट जो है आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं बीजेपी से। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 80,000 वोट जो है जायल से इंडिया गठबंधन को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जायल की बात करें बीजेपी प्रत्याशी को, तो बीजेपी प्रत्याशी को कांग्रेस और आरएलपी की जो वोट थे, पारंपरिक वोट थे, उनमें से 13,000 वोट बीजेपी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बीजेपी की जो मूल वोटर हैं वो 43,000 ही जायल में मिलने की संभावना है। यानी कि 56,000 वोट जो है बीजेपी प्रत्याशी को जायल में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, 56,000 वोट टोटल। फिर इसके बाद में बात करते हैं खींवसर की, तो खींवसर में देखा जाए तो दोस्तों खींवसर में कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन को वोट मिलते नज़र आ रहे हैं 74,000, 74,000। ठीक है, और बीजेपी के 1,000 वोट ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे हनुमान जी या आरएलपी गठबंधन को। ठीक है, निर्दलीय का जो यहाँ पर आपको पता है बहुत ही, निर्दलीय ने खींवसर के अंदर लगभग 20,000 वोट लिए थे, जिसकी अगर अपन पोलिंग प्रतिशत माइनस करते हैं तो 16-17,000 वोट बचते हैं। उनमें से 4,000 वोट ही जो है इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना, यानी कि खींवसर से 79,000 यानी कि 79,000 वोट जो है इंडिया गठबंधन को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं खींवसर से बीजेपी प्रत्याशी को देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी सेंध मारी है बीजेपी प्रत्याशी ने। कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन से 15,000 वोट बीजेपी को मिलने की संभावना है, और बीजेपी के मूल वोटर जो मिलेंगे 61,000 वोट यहाँ पर खींवसर में मिल जाएंगे, और निर्दलीय के 10,000 वोट जो है दोस्तों इंडिया गठबंधन को नहीं जाएंगे, वो जाएंगे बीजेपी प्रत्याशी को। कुल मिलाकर 86,000 वोट जो है यहाँ पर आपके बीजेपी प्रत्याशी को जाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो डीडवाना तहसील में मामूली सी अंतर 2,000 के समथिंग वोट जो है वो इंडिया गठबंधन लीड ले रहा है। जायल के अंदर अच्छी बड़ी लीड मिल रही है इंडिया गठबंधन को, लेकिन खींवसर में वापस बीजेपी प्रत्याशी लीड लेते हुए नज़र आ रहा है। आगे बात करें दोस्तों लाडनू तहसील की, तो लाडनू तहसील की बात करें तो लाडनू में कांग्रेस के जो मूल वोटर हैं वो इंडिया गठबंधन पे जाएंगे 65,000 वोट, और निर्दलीय के जो आपको पता है 12,000 कुछ समथिंग वहाँ पर वोट पड़े थे निर्दलीय के, उसमें 6,000 वोट जो है वो निर्दलियों के इस इंडिया गठबंधन को जाएंगे, और बीजेपी के 3,000 मूल वोटर जो हैं इंडिया गठबंधन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, और इस तरीके से कुल 74,000 वोट जो है आपके लाडनू से इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। लाडनू से बीजेपी प्रत्याशी ने भी कांग्रेस की तरफ अच्छा वोट खींचा है। कांग्रेस के वोटरों में से 9,000 वोट बीजेपी को मिलेंगे, निर्दलियों के सिर्फ 2,000 वोट ही बीजेपी की तरफ आने की संभावना है, और बीजेपी की जो मूल वोट है उसमें 58,000 वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिलने की संभावना है। यानी कि टोटल 69,000 वोट जो है लाडनू से बीजेपी प्रत्याशी को मिलने वाले हैं।
तो यहाँ पर भी समथिंग 5000 के समथिंग लाडनू से लीड लेते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया गठबंधन। फिर बात करें मकराना की, मकराना में अगर देखा जाए तो आरएलपी और कांग्रेस का जो विधानसभा में बम्पर वोटिंग हुई थी उसकी तुलना में बहुत कम वोटिंग यहाँ पर आपको लोकसभा में मिलने को यहाँ पर देख सकते हैं। 71,000 यानी कि सिर्फ 71,000 कांग्रेस और आरएलपी दोनों के जोड़कर जो है मिलने वाले हैं, 71,000 वोट सिर्फ। और बीजेपी से 7,000 वोट जो है, क्योंकि अच्छे लाइजन रहे हैं, जो चाहे पूर्व विधायक रहे हो, चाहे दूसरे अन्य कैंडिडेट रहे हों, बीजेपी के अच्छे अच्छे लीडर रहे हों, उनके हनुमान जी के लाइजन भी अच्छे रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है यहाँ से कुछ परसेंट ज़्यादा बाकी विधानसभाओं की तुलना में मिलने की संभावना है। तो 7,000 वोट जो है बीजेपी को यहाँ से, बीजेपी के वोट जो हैं इंडिया गठबंधन को जाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर 78,000 वोट आपके मकराना से इंडिया गठबंधन को मिलने वाले हैं। मकराना की बात करें तो कांग्रेस और आरएलपी में यहाँ पर बीजेपी ने अच्छी सेंध मारी है। 22,000 वोट जो है बीजेपी की तरफ जाएंगे और बीजेपी का जो मूल वोटर है 44,000 वो भी अगर काउंट करते हैं इसमें तो टोटल 66,000 वोट 66,000 वोट जो है वो आपके बीजेपी प्रत्याशी को जाने वाले हैं। तो यहाँ से अच्छी लीड जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है मकराना से। फिर बात करें नागौर की, जहाँ पर सबसे कम डिफरेंस हुआ था लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। नागौर के प्रॉपर शहर के लोग मुझे लगता है काफ़ी जागरूक हैं, अपने मतदान को उसकी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए अच्छा वोट किया उन्होंने। नागौर से कांग्रेस के जो मूल वोट हैं उसमें से 71,000 वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को जाएंगे। और इसके बाद में जो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी थे 20,000 के समथिंग उनको वोट मिले थे, उसमें से मान लो कि अगर उनकी पोलिंग प्रतिशत कुछ घटा के देखें तो 12,000 वोट उनके इंडिया गठबंधन को जाएंगे। और बीजेपी से लोकल हनुमान जी के रहने का फ़ायदा उनको मिल सकता है। 5,000 वोट नागौर के इंडिया गठबंधन को बीजेपी के मिलने की संभावना, यानी कि कुल मिलाकर 88,000 वोट आपको हनुमान जी को या इंडिया गठबंधन को नागौर विधानसभा से मिलने की संभावना है। फिर बात करें नागौर को बीजेपी प्रत्याशी के लिए, कांग्रेस से यहाँ से 6,000 वोट यहाँ बीजेपी की तरफ जाने की संभावना है और निर्दलीय के 4,000 वोट ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ जाने की संभावना है। बीजेपी की जो मूल वोटर हैं 56,000 वोट, अगर इनको इसमें काउंट करते हैं तो यानी कि कुल मिलाकर नागौर से 66,000 वोट बीजेपी की तरफ जाने की संभावना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल रही है इंडिया गठबंधन को। फिर बात करें हम नावा की। दोस्तों नावा के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन को अगर देखा जाए तो 59,000 वोट यहाँ पर नावा से इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं। 1,000 वोट निर्दलीय का यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जाएगा और 3,000 वोट बीजेपी का इंडिया गठबंधन को जाने की संभावना है, यानी कि कुल 63,000 वोट जो है इंडिया गठबंधन को नावा विधानसभा से मिलने की संभावना है। फिर नावा से बात करें बीजेपी प्रत्याशी के लिए, तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए कांग्रेस और आरएलपी का जो मूल वोटर है वो 5,000 वोट बीजेपी प्रत्याशी को वोट करेगा। 2,000 वोट निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वहाँ पर उनके वोट डाइवर्ट हुए बीजेपी के अंदर और 78,000 मूल वोटर जो बीजेपी के हैं वो वापस बीजेपी की तरफ जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 85,000 यानी कि 85,000 वोट जो हो आपके यहाँ बीजेपी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत बढ़िया बढ़त यहाँ नावा विधानसभा से बीजेपी को मिलने वाली है। परबतसर से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। ये तो पेटी खुलने के बाद में अंदाज़ा लगेगा कि भाई इतना मतदान कम प्रतिशत होने का नुकसान ज़्यादा किसको हुआ है, आगे इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। परबतसर से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आरएलपी के दोनों वोट प्रतिशत को मिलाकर 66,000 वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। 2,000 मूल वोट बीजेपी का इंडिया गठबंधन को जाने की संभावना है, यानी कि कुल 68,000 वोट ही नावा से इंडिया गठबंधन को जाने की संभावना है। फिर बात करें परबतसर की बीजेपी प्रत्याशी के लिए, तो यहाँ पर अच्छी सेंध मारी है बीजेपी ने।
आरएलपी और कांग्रेस के 13,000 वोट जो है बीजेपी प्रत्याशी को जाने की संभावना है। और बीजेपी का जो मूल वोटर है उसमें आपको 52,000 वोट बीजेपी प्रत्याशी की तरफ जाएंगे। कुल मिलाकर 65,000 वोट जो है यहाँ पर परबसर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी को मिलने वाले हैं। यानी कि बिल्कुल बारीक, यानी कि 3,000 का डिफरेंस यहाँ आपके परबसर विधानसभा में इंडिया गठबंधन और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में है। फिर देखा जाए दोस्तों, अब यहाँ पर टोटल गणित एक बार यहाँ समझते हैं हम। देखिएगा, ये जो टोटल वोट हासिल हुए हैं विधानसभा वाइज, 6,03,000 वोट तो इंडिया गठबंधन को मिले हैं, 5,64,000 वोट आपके बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के 6,03,000 वोट में से अगर 5,64,000 हम माइनस करते हैं तो 39,000 वोट से इंडिया गठबंधन विजय हो रहा है, 39,000 वोट से। लेकिन ये दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ नीचे आइएगा थोड़ा सा, आप ये देखिएगा, यहाँ पर जो 5% पोलिंग कम हुई है, 5%, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम करेगी। कैसे? अगर हम 6,03,000 का 5% अगर निकालते हैं तो ये जो 30,000 वोट हैं, 30,150, अगर ये पोलिंग बीजेपी के फेवर में होती है तो बीजेपी के फेवर में होते ही सीधा 30,000 वोट इस जो आपका बीजेपी का प्रत्याशी है 5,64,000, इसमें ये काउंट हो जाएगी, इसमें ये काउंट हो जाएगी। और अगर इसमें ये काउंट होती है, इसमें काउंट होती है 30,000 वोट ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के अंदर 30, अगर एक तरीके से अगर कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन में अगर ये 5% मतदाता अगर माइनस करते हैं तो इंडिया गठबंधन के पास वोट बचते हैं सिर्फ 5,72,850। ठीक है, 5,72,850। ये 5% पोलिंग अगर इंडिया गठबंधन के कम होते हैं तो, लेकिन अगर वहीं 5% पोलिंग अगर देखें बीजेपी प्रत्याशी के लिए तो 28,200 वोट का फ़र्क या डिफरेंस आप देख सकते हैं। और 28,200 वोट अगर प्लस करते हैं बीजेपी प्रत्याशी के लिए तो 5,92,000 वोट इनके बीजेपी प्रत्याशी के हो जाते हैं। तो आप सोचिए, ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे दोस्तों। अगर 28,200 वोट अगर बीजेपी को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 6,03,000 में से वो वोट माइनस होंगे। अगर 28,000 नहीं होंगे तो अगर 20,000 ही माइनस होते हैं तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को सीधा 40,000 फ़ायदा हो गया, तो वो वापस टक्कर में आ जाएगा। एकदम डिट्टो मुकाबला होने की संभावना है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो मुकाबला होगा, कोई बनावटी कुछ दिखावा नहीं है। जो मेरा समीकरण है इन आंकड़ों के बेस पर, वो ये लग रहा है कि दोस्तों 1 लाख के अंदर अंदर ही रहने वाला है। बाकी अगर ये जो आंकड़ा देखूं तो मैं तो ये तो 50,000 के अंदर अंदर ही आंकड़ा रहने की संभावना नज़र आ रही है मुझे तो। ठीक है, क्योंकि ये जो 5% पोलिंग कम हुई है, ये एग्जैक्ट मतलब देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो एक तरीके से ज़्यादातर विधानसभाओं में एक मिनट आपको बता देता हूँ मैं किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा पोलिंग कम हुई है। सबसे ज़्यादा परबसर में कम हुई थी, और परबसर में आपको पता है कि लीड लेने का काम जो है आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन ने लीड ली थी, तो हो सकता है वहाँ पर नुकसान हो, लाडनू में भी नुकसान हो। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये बीजेपी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्लस हो सकता है। अगर ये 5% पोलिंग अगर गठबंधन की कम होकर बीजेपी की तरफ प्रत्याशी जाते हैं, प्लस होती है, तो निश्चित तौर पर बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है, बहुत तगड़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है। और जीत और हार का अंतर सिर्फ और सिर्फ 50,000 के अंदर ही होने वाला है। फिर आगे देखें एक बार टोटल, एक बार समीकरण हम तो देखिएगा, कुल वोट 12,21,102 हमारे इस नागौर विधानसभा में पड़ा है। और जिसमें हमने जो समीकरण बनाया था इस विधानसभा के अकॉर्डिंग, उसमें आरएलपी को वोट मिल रहे हैं 6,03,000
और ये जो 30,000 वोट प्लस माइनस, ये जो 5% पोलिंग कम हुई है, ये प्लस भी हो सकते हैं और ये माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बहुत प्रभावित करने वाले हैं पूरे परिणाम को। फिर बीजेपी के प्रत्याशी को हमने 5,64,000 वोट दिए। यहाँ पर इनकी 5% पोलिंग 28,000 समथिंग 28,200 है। ये अगर मान लो कि इनके फेवर में ये 5% पोलिंग जाती है कम होने की, तो हो सकता है बीजेपी को लीड मिल जाए और हो सकता है इससे 5% पोलिंग कम भी हो जाए। तो कुल मिलाकर इन दोनों प्रत्याशियों को विधानसभा वाइज जो हमने टोटल इनका कैलकुलेशन किया, इनके मत होते हैं 11,67,000 इन दोनों के मत। यानी कि प्रमुख रूप से एक तरीके से देखा जाए तो जो राष्ट्रीय दो पार्टियां हैं, ज़्यादातर हमारे नागौर जिले के मतदाताओं ने उन्हीं को वोट किया है, राष्ट्रीय पार्टियों को। तो 12,21,000 में से 11,67,000 वोट जो है इन दोनों प्रत्याशियों को मिलने की संभावना है। फिर जो अन्य प्रत्याशी हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे निर्दलीय हो या कोई भी दूसरे सोर्स से अगर कोई चुनाव लड़ रहा हो, तो उसको 40,000 के आसपास वोट मिलने की संभावना है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा 5-10 हज़ार इधर उधर हो सकते हैं, बाकी 40,000 के आसपास उनको वोट मिलेंगे। और नोटा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। मुझे लगता है कि जो नोटा का वोट है वो भी 14,000 प्लस जाएगा, 14,000 प्लस जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, नोटा का वोट। और इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो 12,21,102 वोट में से 11,67,000 की पोलिंग दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को होती है। 40,000 वोट जो है आपके अन्य लोगों को जो दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं उनको, और नोटा के अंदर जो है 14,000 प्लस वोट जाने की संभावना है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो समीकरण है, मेरे जो तथ्य हैं, मेरे जो आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। वो हवाई बातें नहीं है दोस्तों कि 3 लाख से जीत जाएगा, 2 लाख से जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। 5% पोलिंग जो कम हुई है वो किसके हक में हुई है और किसके नुकसान के लिए हुई है, ये तो चुनाव की जो पेटियां खुलेगी उसी दिन पता लग सकता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हार जीत का अंतर मेरे समीकरण के अकॉर्डिंग 50,000 के अंदर ही रहने की संभावना है। क्यों? कि अगर मान लो कि जो 5% पोलिंग अगर इंडिया गठबंधन के कम हो गई तो बीजेपी लीड लेती हुई सीधी 5 से 10 हज़ार वोटों से जीत जाएगी। और वहीं पे अगर 5% पोलिंग कांग्रेस गठबंधन को बढ़त दिला देती है तो हनुमान जी की जीत जो है वो 50,000 प्लस चली जाएगी। ये सीधा फैक्ट आंकड़ा है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कुछ इधर उधर आपको टटोलने की ज़रूरत है। ये मेरा समीकरण है, पूरा फाइनल परिणाम नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। और आपको इस मेरे समीकरण में कौन सी चीज़ बेहतर लगी, विधानसभा वाइज कौन सा आंकड़ा आपको ठीक नहीं लगा, और कौन सा मेरा समीकरण, मेरा आंकड़ा आपको कहाँ ठीक नहीं लगा, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरा समीकरण आपको कैसा लगा, आपकी जो भी सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और एक ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों वैसे हवाई बातें फेंकना मेरी फितरत नहीं है। पूरे राजस्थान का कितनी सीटें आएगी, कौन डिट्टो, वहाँ पर डिट्टो आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो फिर वो कहते हैं ना, पानी में तीर फेंकना या हवा में तीर फेंकने का मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं उस विधानसभा में, उस लोकसभा में, उससे लगातार बातचीत हो रही है मेरी, तो उनसे उनके रेस्पॉन्स से तो यही लग रहा है कि दोस्तों मुझे लगता है इस बार इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीट मिलने की संभावना है। 5 से 6 सीट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिया गठबंधन को सीटें मिलेगी। 5 या 6 सीट, और उसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो एक तो नागौर, और एक जैसलमेर बाड़मेर, एक सीकर, एक झुंझुनू, एक चूरू, प्रमुख रूप से तो यही सीटें नज़र आ रही है। बाकी
पेटियाँ खुलेगी उसी वक्त हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बाकी मेरा ये आंकड़ा जो नागौर लोकसभा को लेकर है, ये बहुत मेहनत से मुझे 2 दिन लगे हैं पूरा डेटा इकट्ठा करने में और उसका समीकरण बनाने में, उसके प्रतिशत निकालने में। पूरा एक तरीके से दोस्त लोग लगातार कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। तो आप ज़रूर, अगर ये सेशन आपको मेरा पसंद आया हो, मेरा समीकरण, मेरा आंकड़ा, अगर मेरा तथ्य अगर आपको पसंद आए हैं, तो आप दूसरे लोगों के साथ दूसरे ग्रुप में साझा कीजिए और जो भी आपकी सकारात्मक नकारात्मक है वो प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।